तो फाइल का जब हम इनपुट लेते हैं तो इसमें कई बार ऐसा भी ऑप्शन आपने देखा होगा कि मल्टीपल फाइल्स आप अपलोड कर सकते हैं। तो मल्टीपल फाइल्स अपलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर सिर्फ एक एट्रीब्यूट ऐड करना है, मल्टीपल। जब मल्टीपल आप यहाँ लिख देंगे तो आप मल्टीपल फाइल्स एक साथ अपलोड कर पाएंगे। तो मैं बैक जाता हूँ एंड रीलोड करता हूँ। तो अब आप देखेंगे जब मैं चूज फाइल्स पर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर एक फाइल के साथ मैं दो फाइल और मल्टीपल फाइल्स में से सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने कंट्रोल बटन प्रेस किया हुआ है अभी साथ में, तो मैं कंट्रोल बटन दबाकर मल्टीपल फाइल्स सेलेक्ट कर सकता हूँ। यही अगर मुझे लाइन वाइज फाइल्स सेलेक्ट करनी है तो मैं शिफ्ट दबा के भी मैं इनको चूज कर सकता हूँ। तो आप नीचे देख रहे हैं कि फाइल नेम में मैंने मल्टीपल फाइल्स सेलेक्ट कर ली। तो मैं अगर ये दो फाइल्स चूज करके अपलोड करता हूँ तो यहाँ लिखा है 2 फाइल्स। तो मतलब 2 फाइल्स पर आप जब कर्सर लेकर जाएंगे तो आपको दिख रहा है grapes.jpg एंड mango.jpg। तो आप इस तरीके से मल्टीपल फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि आपको एक पर्टिकुलर फाइल ही अलाउड होती है अपलोड करने के लिए, तो उसका भी एक छोटा सा ट्रिक है। आप यहाँ पर एक्सेप्ट एट्रीब्यूट लगा देंगे, एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट में आपको जो वैल्यू देनी है वो ये देनी होगी कि किस टाइप की फाइल आप अलाउ कर रहे हैं। जैसे इसमें मुझे ऑप्शंस दिख रहे हैं, एप्लीकेशन, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, इमेज। तो मैं अगर लिख देता हूँ इमेज /png, तो सिर्फ पीएनजी इमेजेस ही अपलोड होंगी। तो मैंने चूज फाइल किया एंड इस बार देखिए यहाँ पर लिखा रहा है पीएनजी फाइल। तो मैं सिर्फ .png अगर कोई फाइल होती तो मुझे वो यहाँ दिखती, एंड अदरवाइज मुझे जो लास्ट टाइम हमने किया था उसमें ऑल फाइल्स दिख रहा था। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पीएनजी फाइल लिखा हुआ है। तो अब मैं सिर्फ .png फाइल्स जो होती मैं वो अपलोड कर सकता था, और जेपीजी या और कोई सी भी जिप फाइल्स हैं तो मैं वो अपलोड नहीं कर सकता। ऐसे ही मैं यहाँ पर GIF लिख सकता हूँ, जिप। एंड अब मैं अगर इसको रिलोड करके चूज फाइल्स का ऑप्शन दूँ तो अब ये मुझे सिर्फ जिप इमेज मांगेगा। तो जिप इमेज जिस भी फोल्डर में होगी मैं वहां से इसको अपलोड कर सकता हूँ। तो ये मल्टीपल और एक्सेप्ट का फीचर है अपलोडिंग के लिए। अब हम बात करते हैं रेडियो बटन्स और चेक बॉक्सेस की। तो आपने देखे होंगे कि जब भी हम कुछ फॉर्म भरते हैं या फिर पोल या वोटिंग पोल होती है या कुछ भी आप सबमिशन कर रहे होते हैं किसी फॉर्म पर, तो आप देखते होंगे कि नीचे लिखा होता है आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस, एंड उस पर एक चेक बॉक्स होता है। तो वो भी एक फॉर्म का ही एलिमेंट है, आप चेक बॉक्सेस बना सकते हैं। तो मैं इसमें फिर से स्टार्ट करता हूँ, इनपुट, एंड उसका जो टाइप है मैं यहाँ पर देता हूँ चेक बॉक्स, एंड चेक बॉक्स टाइप देकर मैं उसका जो नेम है मैं ABC लिख देता हूँ। एंड अब ये मैंने चेक बॉक्स बना दिया है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक स्क्वायर चीज आ गई है जो एक चेक बॉक्स दिखता है। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो टिक हो जाएगा, अदरवाइज अनटिक। तो मैं इसको सेव करता हूँ, रिलोड करता हूँ, तो आपके सामने है ये चीज, ये कैसा दिखता है। ये चेक बॉक्स आपने बहुत जगह देखा ही होगा। मैं इसी चेक बॉक्स की बात कर रहा था जब हमने टर्म्स एंड कंडीशन वाली चीज बात करी थी। बट यही अगर मल्टीपल आपको बनाने हो तो आपको अलग अलग देने पड़ेंगे। तो ये आपके मल्टीपल चेक बॉक्सेस हो गए। अब इनके सामने अगर आपको कुछ लिखना है कि अच्छे आप कोई रेस्टोरेंट में ऑर्डर कर रहे हैं तो उसमें आपको कौन कौन सी सॉसेज चाहिए, तो मैं मिंट ऑन कर देता हूँ, टोमेटो, रेड चिली, एंड अगर मैं यहाँ पर ब्रेक टैग भी दे दूँ तो वो भी आ जाएंगे, एंड दैट्स इट। अब आपने देखा कि मैंने चेक बॉक्स बना दिए हैं। तो ये चेक बॉक्सेस कोई भी यूजर सेलेक्ट कर सकता है एंड उसको सबमिट कर सकता है। तो सबमिट करने पर उसके पास वैल्यूज चली जाएंगी यूजर के बैकएंड पर, एंड हम वो फॉर्म सेव कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर आप टाइप रेडियो कर दें तो रेडियो बटन्स में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कोई सा भी एक चूज कर सकते हैं। चेक बॉक्सेस में आप मल्टीपल चूज कर सकते थे, बट ये इसमें आप एक ही चूज कर सकते हैं। अब ये जो एक चूज करने वाला जो फॉर्मूला है वो कैसे लगता है, अगर इनका नेम सेम है तो आपका जो ब्राउजर है वो लिमिट कर देगा कि सेम नेम वाले रेडियो बटन्स में से सिर्फ एक ही सेलेक्ट हो सकता है। बट उसको वो डिफ्रेंशिएट कैसे करेगा, डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पर वैल्यू फील्ड लिखा जाता है। तो इसका वैल्यू अगर मैं मिंट कर देता हूँ एंड दूसरे का वैल्यू मैं टोमेटो एंड थर्ड का मैं वैल्यू रेड,
जब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो ये जो 3 ऑप्शन है जब ये सबमिट होंगे तब ये वैल्यू साथ में जाएगी, कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करी हुई थी। तो एक बार इसको हम देखने के लिए कि कौन सी वैल्यू जा रही है, इसको हम गेट पे सेट कर देते हैं एंड एनक्रिप्शन एनकोडिंग हटा देते हैं। ठीक है, अब हम इसको सबमिट करते हैं। टोमेटो अगर मैंने सेलेक्ट किया एंड तो अब आप देख रहे हैं कि एबीसी जो वैल्यू गई है उसमें टोमेटो गया। तो अब इसी केस में अगर हमारे पास ये जो नेम एट्रीब्यूट है इसमें अलग अलग वैल्यूज होती EFG एंड यहाँ पर मान लीजिए XYZ लिख देता हूँ। तो अब इनके नेम अलग हो गए। तो अब इस केस में ये तीनों सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि एबीसी के जितने ऑप्शन थे उसमें से कोई सा भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उस केस से हिसाब से ये चीज ट्रू है। एबीसी का एक ऑप्शन था और हमने एक चूज कर रखा है तो ये वैलिड है। तो इनके नेम अलग हो हैं अभी। अगर यही चीज मैं यहाँ पर डुप्लीकेट कर दूं तो अब आप देख रहे हैं कि मैं सिर्फ एक मिंट एक ही चूज कर सकता हूँ इन पहले दो में से, क्योंकि इनका जो नेम है, नेम एट्रीब्यूट में एबीसी वैल्यू दोनों की सेम है, जबकि नीचे वालों का जो नेम एट्रीब्यूट है वो डिफरेंट है। तो इस तरीके से आप रेडियो बटन सेट कर सकते हैं। रेडियो बटन के बाद हम बात करते हैं ड्रॉप डाउन बॉक्सेस की। ड्रॉप डाउन बॉक्सेस भी आपने देखे होंगे कि जब भी आपके पास कुछ मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं तो उनमें से एक चूज करने के लिए आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स दिखाया जाता है। तो ड्रॉप डाउन कैसे बनता है, उसके लिए एक अलग टैग है जिसका नाम है सेलेक्ट। सेलेक्ट टैग जो है उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं। तो सेलेक्ट टैग बनाने के लिए सेलेक्ट लिखेंगे आप एंड अब आप देख रहे हैं कि ब्राउजर ने मुझे यहाँ पर एक एरो सा दिखा दिया है, इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शंस नीचे आ सकते हैं। तो सेलेक्ट के अंदर मतलब सेलेक्ट के चाइल्ड एलिमेंट्स में मुझे ऑप्शन टैग यूज करना पड़ेगा एंड ऑप्शन टैग के अंदर मुझे उसका वैल्यू लिखना पड़ेगा। हम फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं, मिंट एंड लेट्स से पेपर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर दो ऑप्शंस आ गए हैं, मिंट और पेपर। तो इसमें अगर मैं इनकी वैल्यू लिख दूं यहाँ पर वैल्यू A एंड यहाँ पर वैल्यू B, तो अब मेरे पास सेलेक्ट के दो ऑप्शंस आ गए। बट अभी तक ये सेलेक्ट का कोई नेम ही नहीं है, तो बिना नेम का जो एट्रीब्यूट है उसको सबमिट करने पर कुछ नहीं आएगा, वो ब्लैंक गया है। तो यहाँ पर मुझे नेम देना जरूरी है। सेलेक्ट का नेम मैं देता हूँ हाय, तो मैंने ये नेम दे दिया है हाय एंड अब मैं इसमें फिर से रिलोड करता हूँ। अब जब मैं सबमिट करूंगा पेपर, तो अब ये देख रहे हैं कि हाई की वैल्यू B जा रही है। तो B जो थी वो पेपर की वैल्यू थी, पेपर वाला जो ऑप्शन था उसका वैल्यू था। तो ये जो वैल्यू है ये साथ में जाती है, ना कि ये वाला जो वेरिएबल। अगर यहाँ पर वैल्यू होती ही नहीं, अगर मैं वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं लिखूं, तो जो ऑप्शन टैग के अंदर जो टेक्स्ट लिखा होता है वो ही वैल्यू बन जाता है। तो एक बार ये वाला तरीका भी ट्राई करते हैं। मैं इसको रिलोड करता हूँ एंड इस बार मैं पेपर चूज करता हूँ एंड इस बार मैं सबमिट करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि हाई की जो वैल्यू थी वो पेपर ही चली गई एग्जैक्ट। तो मुझे वैल्यू वाला जो एट्रीब्यूट था वो देना ही नहीं पड़ा। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट एलिमेंट्स यूज करते हैं एंड उसके अंदर ऑप्शंस आपको देने होते हैं। अब सेलेक्ट में आपके पास थोड़े से कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस हैं कि आप यूजर को किस तरीके से दिखाना चाहते हैं। तो सेलेक्ट में एक तो आप मल्टीपल सेलेक्ट बना सकते हैं। अगर यहाँ पर आप मल्टीपल लिख दे दो, जैसे आप मल्टीपल लिखेंगे तो आपको दिख रहा है कि मल्टीपल आप चूज कर सकते हैं। अगर यही मैं यहाँ पर और ऑप्शन दे दूं, जैसे मेयो या कुछ भी हो ABCD, तो अब यहाँ पर आप मल्टीपल चूज कर सकते हैं कंट्रोल या फिर शिफ्ट दबाकर। तो कंट्रोल दबाकर मैं ऐसे ये दो चूज कर लिए एंड अब मैं जब सबमिट करूंगा तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास हाई की दो वैल्यूज आ रही हैं। पहले हाई में गया पेपर एंड देन सेकंड वाले दोबारा फिर से हाई गया और हाई के अंदर गया ABCD। तो इसको बैकएंड पे आपको पार्स करना है, यानी पार्स करना है मतलब बैकएंड पे अगर आपको इसको एक्सेप्ट करना है, उसको चेक करना है कि क्या क्या वैल्यूज आई हैं, तो आपको एक एरे में इसको सेव करना पड़ेगा। अब एरे वगैरह के बारे में अभी आप टेंशन मत लीजिए, जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करेंगे तब हम सीखेंगे कि एरे क्या होता है। तो इस तरीके से आपके पास मल्टीपल वैल्यूज आपने सेलेक्ट करके भेज दी। अब मल्टीपल आप हटा दे सकते। अब मल्टीपल के साथ अगर आप मल्टीपल वाला यूज कर रहे हैं तो आप इसमें साइज भी बता सकते हैं कि कितना साइज, मतलब एक बार में यूजर को कितने दिखाने हैं। तो आपने देखा कि मैंने जैसे 2 लिखा तो यहाँ पर ये सिर्फ 2 ऑप्शन दिखा रहा है एक बार में, तो टोटल 4 है बट ये 2 ही दिखा रहा है। अगर मैं इस साइज को 4 कर दूं तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा मुझे एक ही बार में दिख गया। तो यहाँ साइज जो एट्रीब्यूट है वो सेलेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं आप उसका साइज कस्टमाइज करने के लिए। अगर मैं इसको मल्टीपल को हटा दूं और साइज ऐसा रखूं तो अब आप सेम वही फीचर है बट आप चूज मल्टीपल नहीं कर पाएंगे, आप एक ही चूज कर पाएंगे एक बार में। तो आप सेलेक्ट के साथ साइज भी यूज कर सकते हैं।
अब मल्टीपल छोड़िए, मल्टीपल तो हमने सीख लिया। अब मान लीजिए ऑप्शंस में भी आपको अलग अलग ग्रुप्स बनाने हैं, तो मैं यहाँ पर ओपीटी ग्रुप यानी ऑप्शन के ग्रुप्स बना सकता हूँ ऑप्शन ग्रुप टैग के साथ। ऑप्शन ग्रुप टैग में क्या होता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। आपने मान लीजिए इन दो ऑप्शंस को एक ग्रुप में डाल दिया एंड आपने यहां लिख दिया ओपीटी ग्रुप के साथ कि उसका लेबल क्या है। लेबल आपने मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया ग्रुप 1, तो जब आप इसको रिलोड करके चेक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ग्रुप 1 यहां पर लिखा आ रहा है एंड ग्रुप 1 के अंदर ऑप्शंस है। सिमिलरली अगर मैं ग्रुप 2 भी बना दूं एक लेबल ग्रुप 2, तो अब आप देख रहे हैं कि यहां पर दो ग्रुप्स बन गए। अब मुझे जो वैल्यू आ रही है वो मिंट ही आ रही है, मैं ग्रुप 1 चूज नहीं कर सकता। मैं ग्रुप 1 के अंदर या तो एक चूज कर सकता हूं या फिर ग्रुप 2 में से कोई एक चूज करता हूं, क्योंकि ये सारे के सारे एक ही सिलेक्ट का पार्ट है। तो इस तरीके से आप ग्रुप्स बना सकते हैं एंड आप सिलेक्ट यानी ड्रॉप डाउन का जो फॉर्म है वो बना सकते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा कि नेम जो एट्रीब्यूट है वो बहुत जरूरी है, नेम के बिना तो वैल्यू जाएगी नहीं। एंड इनके साथ साथ जो ऑप्शन वाला जो आपका टैग है उसके अंदर भी आपको वैल्यूज देनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट वाला टैग यूज कर सकते हैं ड्रॉप डाउन बनाने के लिए। अब कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कोई एक जो वैल्यू है वो आपको बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड दिखानी है, तो उसको सिलेक्टेड दिखाने के लिए आप ऑप्शन में आप चूज कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू सिलेक्टेड होगी। तो अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ सिलेक्टेड, तो सिलेक्टेड एट्रीब्यूट के साथ जो मतलब है उसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू पहले से सिलेक्ट होगी। तो एबीसीडी आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी सिलेक्टेड ही था जब मैंने पेज खोला। तो अब मैं अगर पेज खोलता हूं फिर से, तो जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू आ रही है वो एबीसीडी आ रही है। तो इस तरीके से आप सिलेक्टेड वाला जो एट्रीब्यूट है वो यूज करके यूजर के लिए बेटर चीजें बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक ड्रॉप डाउन है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो आपको अगर आपकी वेबसाइट इंडिया में बेस्ड है तो आप बाय डिफॉल्ट इंडिया जो कंट्री है, इंडिया कंट्री का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्टेड दिखा सकते हैं सो दैट यूजर के लिए आसानी रहे। तो ये हुआ सेलेक्ट का। अब जिस तरीके से सेलेक्टेड वाला जो ऑप्शन है, क्योंकि ये सिलेक्टेड अभी सिलेक्टेड है ऑप्शन, तो उसी तरीके से आप जो चेक बॉक्सेस हमने बात करी थी या रेडियो बॉक्सेस बात करी थी उसमें उनको भी हम बाय डिफॉल्ट चेक्ड या फिर सिलेक्टेड दिखा सकते हैं। तो एक बार फिर से हम उस पर चलते हैं। इनपुट टाइप चेकबॉक्स, नेम एबीसीडी, एंड दैट्स इट। यहां पर आप उसके बारे में लिख सकते हैं कुछ भी, एबीसीडी चेकबॉक्स। अब आपको बाय डिफॉल्ट अगर इसको चेक दिखाना है तो चेकबॉक्स को आप चेक्ड लिख सकते हैं। तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट यहां पर जब यूजर पेज खोलेगा तो उसको टिक लगा हुआ दिखेगा, तो उसको अलग से क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से सेम आप चेक्ड जो चीज है आप रेडियो में भी लगा सकते हैं, रेडियो बटन्स के केस में। तो एक वो भी ट्राई कर लेते हैं। अब आप देखें कि रेडियो मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जब मैंने पेज रिलोड किया तो ये रेडियो सिलेक्टेड था। तो अगर मैं चेक्ड हटा दूं तो बाय डिफॉल्ट जो था वो मेरा सिलेक्टेड नहीं था, ये ब्लैंक था। अब मैं क्लिक करूंगा तब एक क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप सिलेक्टेड और चेक्ड यूज कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स यूजर को ज्यादा सुविधा देने के लिए। अब फिर से हम जरा आते हैं इनपुट के टाइप्स पर। हमने इनपुट के अभी तक बटन्स, चेकबॉक्सेस, कलर्स, ईमेल और फाइल ये सब पढ़ लिए हैं। फाइल या फिर इमेज हमने पढ़ लिया। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं इनपुट के टाइप्स में। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में टेक्स्ट इनपुट लिया था वैसे ही हम अभी पासवर्ड अगर यूजर से लेना है तो हम टाइप पासवर्ड बता सकते हैं। तो जब भी यूजर कुछ भी उसमें टाइप करेगा तो आप देख रहे हैं कि डॉट डॉट्स आएंगे, मतलब एग्जैक्टली क्या चीज लिखी यूजर ने वो नहीं पता चलेगी। तो ये पासवर्ड बॉक्सेस बनाने के लिए आप टाइप पासवर्ड यूज करेंगे। सेम टेक्स्ट वाला ही काम है, बस उसको यूजर को ना दिखाई दे इसलिए हम टाइप पासवर्ड लगा सकते हैं। यही आप टाइप रेंज दे सकते हैं। तो अगर रेंज आप टाइप देंगे तो आप देख रहे हैं एक स्लाइडर सा आ गया हमारे पास कि कहां से कहां तक यूजर सेलेक्ट कर सकता है। तो हम इसमें मिनिमम और मैक्सिमम दे सकते हैं कि रेंज का क्या होगा। मिनिमम मान लीजिए 0 है एंड मैक्स मैं 100 दे रहा हूं। एंड जो स्टेप है, स्टेप मतलब कि कितना एक बार में बढ़ना चाहिए, मैं उसको 4 दे रहा हूं। तो अब आप देखेंगे कि ये जो रेंज है, तो एक बार मैं जब इसको स्लाइड करूंगा तो ये 4 पॉइंट सीधा बढ़ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको 10 कर देता हूं तो टोटल 10 वेरिएशन ही मेरे पास आ पाएंगे, यानी 10, 20 इस तरीके से। एक बार मैं जब लेफ्ट लेके जाऊंगा
तो सीधा वो 10 कम या 10 ज्यादा होएगा। तो इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं। मैंने जैसे सबमिट किया तो आप देख रहे हैं कि वैल्यू 60 गई इसकी। इसी तरीके से अगर मेरा स्टेप 25 होता तो एक बार में 25 बढ़ता। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। जब मैं इसको यहां से एक बार लेफ्ट लेके जा रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि सीधा यहां से यहां जंप कर लिया इसने। तो इसका मतलब है कि सीधा 25 वैल्यूज इसने कम करी है। बीच का कोई वैल्यू मैं इसमें इनपुट नहीं कर सकता हूं। तो अगर मुझे 26 इनपुट देना है तो वो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें ऑप्शंस मेरे पास 0, 25, 50, 75 और 100 ही हो पाएंगे। तो इस तरीके से आप रेंज यूज कर सकते हैं यूजर्स से। अगर आपको कुछ एक किसी चीज का साइज वगैरह लेना है तो उसके लिए ये तो रेंज का इनपुट टाइप। अब कुछ बटन ऐसे भी होते हैं जो आपका फॉर्म को रीसेट करने के काम आते हैं, यानी जो भी यूजर ने डिटेल्स भरी है उसको सारा एक बार में एम्प्टी करने के लिए। तो उसके लिए आपको टाइप रीसेट यूज करना पड़ेगा। तो मैं एक्स्ट्रा चीजें यहां से हटा देता हूं एंड वैल्यू इसका कर देता हूं रीसेट। तो ये आप देख रहे हैं एक बटन जैसा दिख रहा है जिससे सब कुछ रीसेट हो जाएगा। अब रीसेट करने के लिए कुछ वैल्यूज होनी भी चाहिए। तो मैं इनपुट बना देता हूं कुछ। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट एंड नेम इज इक्वल टू जो भी है। इसी तरीके से आप अलग अलग बना सकते हैं। एंड मैं इनमें कुछ वैल्यूज लिख रहा हूं। अब मैं जैसे ही ये रीसेट बटन दबाऊंगा तो आप देख रहे हैं कि सारे खाली हो गए। तो ये रीसेट जो है आपके फॉर्म को एकदम ब्लैंक यानी जो डिफॉल्ट स्टेट थी उसमें ले जाने के काम आता है। तो यहाँ पर चाहे यूजर ने कुछ भी अगर गलत भरा हो और आप उसको रीसेट बटन देते हैं तो जितने भी फॉर्म के फील्ड्स होंगे वो सारे रीसेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप रीसेट यूज कर सकते हैं। अब जो टाइप है इनपुट का वो है डेट। डेट टाइप जो है वो कंप्लीटली सपोर्टेड नहीं है अभी, बट फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि क्रोम वगैरह जो मेजोरिटी के जो ब्राउजर्स हैं उनमें सपोर्ट है इसका। तो आपको पता होना चाहिए कि इनपुट अगर आपको डेट इनपुट करानी है किसी से, जैसे कि किसी का बर्थडे लेना है या फिर कोई और आपको डेट लेनी है कि कोई रजिस्ट्रेशन का डेट लेना है या जो भी डेट के लिए आपको इनपुट टाइप डेट लिखना है सिंपली। एंड नेम तो आपको देना ही पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये ऑप्शन आ गया है MMDD YYYY का। तो इसका मतलब है 2 मैं मंथ की डिजिट डाल सकता हूं, फिर 2 डेट के एंड 4 साल का सॉरी एंड 4 डिजिट का ईयर। तो अगर मैं ये एरो क्लिक करता हूं, इस एरो को क्लिक करने पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक कैलेंडर आ गया है। तो अगर मुझे मान लीजिए मेरा डेट ऑफ बर्थ डालना है तो हम बैक जा सकते हैं इससे। तो आप देख रहे हैं मेरे पास मंथ चूज करने के ऑप्शंस है। अगर मैं स्क्रॉल अप करता हूं तो मैं ईयर्स में भी ऊपर जा सकता हूं। मान लीजिए मुझे 1990 का कुछ दिखाना है एंड उसके अंदर फेब्रुवरी में मैंने 8 चूज कर लिया। तो मेरे को पूरा कैलेंडर क्रोम ने मुझे दिखाया था एंड मैंने उसमें से डेट चूज कर ली कि 8 फरवरी। फेब 02 यहाँ पर लेफ्ट में आ रहा है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके ब्राउजर की सेटिंग क्या है या फिर आपके सिस्टम में डेट किस तरीके से शो होती है। तो जिस हिसाब से आपका सिस्टम शो करता है डेट, सेम उसी हिसाब से इसमें भी फॉर्मेट में आएगा। अगर आपके सिस्टम में जो डेट है वो शो होती है डेट पहले और मंथ बाद में, तो यहां पर भी 0802 आता 0208 की जगह। तो ये चूज हो गया मेरा डेट। अब मैं जब इसको सबमिट करूंगा तब आप देखेंगे कि ये वैल्यू जाती है ईयर, उसके बाद मंथ एंड उसके बाद डेट। तो आपको जब बैकएंड पे आप चेक कर रहे होंगे कि वैल्यू क्या आई है तो आपको ये हाइफन के बेसिस पे उनको सेपरेट करना पड़ेगा कि ये डेट कौन सी आई है यूजर ने। अब इसी डेट को अगर आपको चेंज करना हो या फिर लिमिट करना हो कि यूजर को आप मान लीजिए 1990 से पुरानी डेट दिखाना नहीं चाहते या फिर 2000 से पहले की डेट नहीं होनी चाहिए इनपुट में, तो मैं यहाँ पर मिनिमम लगा सकता हूँ कि मिनिमम मुझे कौन सी डेट चाहिए। तो मैं यहाँ पर फिट कर सकता हूँ कि मुझे 2000 के बाद की ही डेट मैं इनपुट में ले सकता हूं। तो मैं यहां पर डाल रहा हूं 0101। तो जब मैं इसमें अब सेलेक्ट करूंगा पुरानी डेट, मान लीजिए मैंने सेलेक्ट की इस बार 1999 की, तो आप देख रहे हैं मैं 2000 से पहले जा ही नहीं पा रहा, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। 2000 के ऊपर वाले जो ईयर थे वो सब गायब हो गए हैं। तो ब्राउजर ने मुझे लिमिट कर दिया। बट अगर मैं फिर भी यहां पर सीधा टाइप कर देता हूं 02 22 एंड 1999, तो अगर मैं यहाँ इनपुट कर भी दूं 1999 एंड उसके बाद मैं इसको सबमिट करने की कोशिश करूं
तो मुझे एरर आएगा। अब एरर मुझे ब्राउजर ऊपर की तरफ दिखा रहा है, जो कि मैं नहीं देख पा रहा। उसको जूम आउट करता हूँ, फिर से ट्राई करता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ एरर आ रहा है कि वैल्यू मस्ट बी 01/01/2000 या फिर बाद का, यानी मैं 2000 जो ईयर था उसके बाद की ही कोई डेट डाल सकता हूं। तो इस तरीके से आप मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट कर सकते हैं कि मुझे इससे पुरानी डेट नहीं चाहिए और इससे ज्यादा नई डेट नहीं चाहिए। तो ये आपका डेट टाइप था। तो इसकी कंपैटिबिलिटी के लिए आप हमेशा एक साइट है जो यूज कर सकते हैं, उसका नाम है कैन आई यूज। तो जब भी आप कैन आई यूज पर जाएंगे, caniuse.com, तो कैन आई यूज पर जब भी कोई फीचर या कोई एलिमेंट का सपोर्ट ऐड होता है किसी ब्राउजर में, तो हाथ हाथ अपडेट हो जाता है। तो यहां पर मैं कैन आई यूज में मैं चेक करता हूं डेट का, मैंने लिखा डेट, तो डेट एंड टाइम इनपुट टाइप का नीचे ऑप्शन आया। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसका जो सपोर्ट है वो कितना है, आपको पता चल जाएगा कि सपोर्ट इसका किस ब्राउजर में कितना सपोर्ट है। तो IE10 रेड का मतलब है कि नॉट सपोर्टेड। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में तो कभी सपोर्ट आया नहीं। इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह जो माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउजर है, जो आजकल विंडोज 10 में आता है, उसमें सपोर्ट है इसका। फायरफॉक्स में भी है, पार्शियल है। क्रोम में कंप्लीट सपोर्ट है। सफारी जो एप्पल का जो ब्राउजर है उसमें कोई सपोर्ट नहीं है। ओपेरा मिनी में भी सपोर्ट नहीं है। तो ये आप कोई से भी जो एट्रीब्यूट वगैरह यूज करना चाहें तो आप इसमें पहले सपोर्ट चेक कर सकते हैं। कुछ ऐसे टाइप्स हैं इनपुट के जिनके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उनका सपोर्ट बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। जैसे एक TEL यानी टेलीफोन इनपुट लेने के लिए भी आपके पास ऑप्शन है, यानी W3C के स्टैंडर्ड से TEL एक टाइप है, वैलिड टाइप है, बट कोई भी ब्राउजर उसको सपोर्ट नहीं करता। इसी तरीके से डेट टाइम लोकल एक ऑप्शन है जिसमें AM और PM भी आप इनपुट करा सकते हैं, उसका भी लिमिटेड सपोर्ट है। मंथ करके और वीक करके भी एक इनपुट टाइप है, बट वो भी लिमिटेड है। एंड जो टाइम इनपुट टाइप है, टाइम, उसका भी सपोर्ट लिमिटेड है। तो एक बार टाइम भी हम ट्राई कर लेते हैं। अब आप टाइम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 मुझे एरियाज दिख रहे हैं। फर्स्ट में आवर्स आएंगे, सेकंड में मिनट्स आएंगे, एंड लास्ट वाले में AM या फिर PM आएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पर 2 ऑप्शन है, AM PM। तो यहाँ पर मैं टाइम इनपुट कर सकता हूँ कि किस टाइम में क्या हुआ। अगर मैं 12:30 लिख दूं एंड वो AM या फिर PM मैं चूज कर सकता हूँ एंड उसको सबमिट कर सकता हूँ। तो टाइम भी लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब कि ब्राउजर का सपोर्ट इसमें कंप्लीट नहीं है। तो कैन आई यूज में देखते हैं। तो आप टाइम इसमें देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि टाइम ये कंसोल टाइम दिखा रहा है, तो ये नहीं देखना चाह रहे थे हम इनपुट टाइम की बात कर रहे थे। तो आप देख रहे हैं कि जो डेट टाइम इनपुट टाइप है तो उसका सपोर्ट वही डेट वाला ही है। तो सफारी में, ओपेरा मिनी और IE में जो टाइम एट्रीब्यूट है वो सपोर्टेड ही नहीं है। तो ये इन सारे एट्रीब्यूट के लिए वैलिड है, डेट टाइम लोकल, मंथ एंड वीक। तो अगर आपको सपोर्टेड ब्राउजर्स चाहिए तो टोटल जो सपोर्ट है वो 86% ही सपोर्टेड है, ये वाले एट्रीब्यूट्स। 86% ऑफ टोटल यूजर्स के पास ऐसे ब्राउजर्स हैं जो कि सपोर्ट करेंगे इस एट्रीब्यूट को। तो अगर आप कभी भी यूज करना चाहें टाइम एट्रीब्यूट, तो आपको सोचना पड़ेगा कि बचे हुए 14% लोग ऐसे भी होंगे जो आपकी इस फंक्शनैलिटी को यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये हुई इनपुट की बातें। एक दो टैग और हैं जो आपको पता होने चाहिए कैसे यूज होते हैं, तो फटाफट उनके बारे में बात करते हैं। आप फॉर्म के अंदर ही फील्ड के सेट बना सकते हैं, यानी फील्ड सेट करके एक एट्रीब्यूट है जिससे आप अलग अलग सेट्स बना सकते हैं, यानी कि अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं उस हिसाब से। तो ये एक मैंने मान लीजिए फील्ड सेट बना लिया। तो आप देख रहे हैं फील्ड सेट के जो एरिया था उसमें पूरा बॉर्डर आ गया एक। तो अलग अलग फील्ड सेट हो सकते हैं एक फॉर्म में। मान लीजिए जैसे कई एरियाज होते हैं फॉर्म के कि कुछ फर्स्ट एरिया में आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी, सेकंड एरिया में आपने कुछ यूजर की और डिटेल्स मांगी जो कि पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो इस तरीके से आप अलग अलग एरियाज बना सकते हैं। तो फील्ड सेट आप एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, उसके अंदर इनपुट टाइप्स यूज कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। फील्ड सेट के अंदर ही आप लेजेंड एट्रीब्यूट एक यूज कर सकते हैं। तो लेजेंड जो होता है किसी भी फॉर्म का टाइटल सेट करता है। तो इसमें अगर मैं पर्सनल इंफॉर्मेशन डालूं एंड ऐसे ही एक नीचे एक लेजेंड डालूं, उसमें मैं अकाउंट इंफॉर्मेशन डालूं, तो इस तरीके से आप लेजेंड देख रहे हैं कि यहां पर लेफ्ट पर आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखा आ रहा है और काफी एक अच्छे तरीके से ब्राउजर ने मुझे दिखाया है। तो इस तरीके से आप फील्ड और लेजेंड को यूज कर सकते हैं अपने फॉर्म के बारे में और डिटेल्स डिस्प्ले करने के लिए। तो फील्ड और लेजेंड के अलावा हमारे पास एक
टैग और बचता है, वो है लेबल। लेबल टैग का हम यूज कर सकते हैं इनपुट्स के साथ, ताकि हम उनको फिल करने में यूजर्स को हेल्प कर सकें। तो अगर इनपुट आपका टाइम है एंड उसका नेम RRR है, तो हम यहां पर लेबल टैग ऐड कर सकते हैं कि लेबल क्या लगाना है। मान लीजिए लेबल मैंने लिखा नेम एंड उसके बाद इनपुट टाइप मैंने टेक्स्ट किया एंड उसका नेम किया यूजर का फर्स्ट नेम एंड प्लेस होल्डर लिख दिया फर्स्ट नेम। अब आप देख रहे हैं कि लेबल यहां पर लेफ्ट साइड में मुझे दिखाया जा रहा है। तो लेबल अगर मैं कॉलन भी लगा दूं, तो अब आप देख रहे हैं कि मुझे अच्छे तरीके से पता चल गया कि मुझे इसमें क्या ऐड करना है। मैं यहां पर फर्स्ट यूज कर सकता हूं, फर्स्ट नेम। अब लेबल जो काम करता है, अगर किसी इनपुट से आपको एसोसिएट करना है, तो एसोसिएट करने के लिए इनपुट में आपको आईडी देना पड़ेगा, आईडी एट्रीब्यूट। आईडी में अगर मैं इसमें एफ नेम लिखता हूं, तो मुझे लेबल के अंदर 4 एट्रीब्यूट यूज करके सेम वही आईडी यूज करनी पड़ेगी, एफ नेम। तो अब ब्राउजर को पता चल गया कि ये जो लेबल है, फर्स्ट नेम वाला जो लेबल है, ये इस इनपुट के लिए है। ये है एकदम सही तरीका लेबल को यूज करने का। आपको 4 एट्रीब्यूट यूज करना ही पड़ेगा। अब इनपुट टेक्स्ट के लिए तो हम डायरेक्टली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो लेबल के बिना भी काम हो रहा है, बट जो सही तरीका है वो लेबल यूज करने का ही है। और लेबल को आप इनपुट के पहले भी लिख सकते हैं, इनपुट के बाद भी लिख सकते हैं, एंड दोनों ही वैलिड है। अगर मैं यहां पर भी लेबल लिखता हूं फॉर आईडी एफ नेम, तो ये भी एक वैलिड तरीका है लेबल को यूज करने का। हालांकि अब वो इनपुट के बाद दिखाएगा। तो आपको जिस तरीके से भी दिखाना हो, आप लेबल यूज कर सकते हैं एंड उसके साथ 4 एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। सिमिलरली ये तो टेक्स्ट की बात हुई। अगर आपको रेडियो बटन के साथ यूज करना होता, तो शायद ये आपका काम और ज्यादा आसान बना देता। तो आपने यहाँ रेडियो बटन लिखा एंड उसके बाद फॉर एफ नेम लिखा, एंड यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी लेबल के अंदर आपको लिखना था। तो ये आपने देखा कि इस तरीके से अगर मल्टीपल रेडियो बटन्स है, तो आप लेबल के अंदर उनके बारे में लिख सकते हैं, सो दैट यूजर को पता चल जाए कि कौन सा रेडियो बटन किस काम के लिए है। अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यूज और चेंज कर देता हूँ लास्ट नेम, तो ये देखेंगे आप रेडियो बटन के साथ साथ उनके नाम भी आ गए कि कौन से रेडियो बटन से क्या होगा, एंड देन आप उसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये हुई लेबल की बात, और इसके साथ हमारा फॉर्म्स का जो सेशन था वो कंप्लीट होता है। हम फटाफट से अब आगे बढ़ेंगे एम्बेडिंग की ओर, और एम्बेडिंग के बाद हमारा जो HTML का लेसन है वो हो जाएगा कंप्लीट।